हम लोग पढ़ रहे थे सर सैयद अहमद खान और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अब हम लोग देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथन जो सर सैयद अहमद खान ने कहा है। रिमेंबर दैट द वर्ड्स हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ओनली मीन्ड फॉर रिलीजियस डिस्टिंक्शंस। ये अपने लोगों से कहते हैं कि याद रखिए जो हिंदू और मुस्लिम शब्द हैं ये केवल दो अलग अलग धर्मों को दिखाने के लिए गढ़े गए शब्द हैं। अदरवाइज अन्यथा all persons who resides in this country, otherwise अन्यथा वे सभी लोग जो भारत में रहते हैं belong to one and the same nation, वो सब एक हैं और एक ही राष्ट्र से संबंधित हैं। ठीक है, ये उनके कुछ प्रारंभिक विचार थे जो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन करते थे। The basis of all progress is that you should bring all treasures of knowledge under your control। सैयद अहमद खान जी कहते हैं कि आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपकी सफलता का सबसे बड़ा जो कारण होना चाहिए या जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि आपके अंदर, आपके पास सभी प्रकार के नॉलेज या ज्ञान का कंट्रोल होना जरूरी है। आधा अधूरा ज्ञान, कुछ ही विषयों का ज्ञान आपको कभी भी प्रोग्रेस या सक्सेस, उन्नति या सफलता नहीं दिला सकता। इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ पॉवर्टी। सैयद अहमद खान जी के हिसाब से इग्नोरेंस यानी जो अज्ञानता है वह गरीबी की माता है, जननी। तो अज्ञानता से अगर हम बच गए तो हम गरीबी से बच जाएंगे, और गरीबी से बच गए तो फिर बाकी जितनी चीजें हैं हम उन सबसे बच जाएंगे। Do not show the face of Islam to others. Instead, show your face as the follower of true Islam, representing character, knowledge, tolerance, brotherhood and pity. ये उन इस्लाम के फॉलोवर्स को ये कहते हैं कि आप जगह जगह ये मत बताइए लोगों से कि इस्लाम क्या है। इस्लाम के एडवोकेट मत बनिए, इस्लाम का चेहरा लोगों को मत दिखाइए। आप अपना चेहरा इस तरीके से बनाइए जिसमें कैरेक्टर हो, नॉलेज हो, टॉलरेंस हो, ब्रदरहुड हो, पिटी हो, माने ज्ञान हो, चरित्र हो, सहनशीलता हो, भाईचारे की भावना हो और दया हो। ऐसा खुद का चेहरा आप बनाइए, क्योंकि यही सच्चा इस्लाम है। अगर आप इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो आप अपने आप सच्चे इस्लामिक हो जाते हैं। ये नहीं कि इस्लाम की बड़ी बड़ी बातें की जाए तो ये केवल इस्लाम के लिए लागू नहीं होता, किसी भी धर्म के लिए ये बात कही गई है कि आप उस धर्म के ज्ञान को बताने से बेहतर है उस धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारिए। द मैन हु न्यू टुमारो, द हिंदू न्यूज़पेपर ने उनकी 200वीं जयंती जो कि 2017 में आई थी उसमें सैयद अहमद खान के बारे में कहा है कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो आने वाले कल के बारे में जानते थे। और ये बात इसलिए है क्योंकि वो बहुत पहले 1817 में उनका जन्म हुआ और 1830-35 से ही उन्होंने लेखन कार्य शुरू कर दिया और अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकता पर उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया। क्योंकि आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया आज आधुनिकता और आधुनिक ज्ञान विज्ञान और अंग्रेजी पर डोमिनेटेड और अंग्रेजी पर आश्रित हो गई है। तो जो बात आज है वो बहुत पहले सैयद अहमद खान जान गए थे। इसलिए लोगों से, खास करके इस्लामिक लोगों से उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि आधुनिक ज्ञान विज्ञान सब पश्चिम की ही देन है और वो सारे लिटरेचर, सारे साहित्य जो ज्ञान विज्ञान के हैं वो अंग्रेजी में लिखे गए। ठीक है, तो वे लोग जो अंग्रेजी को एक विदेशी भाषा और ईसाइयत से जोड़कर देखते थे, उनके लिए सैयद अहमद खान का कहना था कि मुस्लिम लोगों की जो ओरिजिनल भाषा है वो तो अरेबियन है, लेकिन हमने यहूदियों की भाषा पर्शियन को अपनाया, तब हमारा धर्म नष्ट नहीं हुआ। लेकिन अब हम पर्शियन की जगह पर अंग्रेजी अपनाएंगे तो क्या हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार से तर्क देकर के उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि अंग्रेजी ज्ञान, आधुनिक शिक्षा बहुत ही जरूरी है। और आज हम देख रहे हैं कि उनकी बात कितनी सटीक उतर रही है, ना केवल मुसलमानों के लिए बल्कि लगभग दुनिया के सभी लोगों के लिए ये बात एकदम सही है। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, अब यहां से हम लोगों ने इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट खत्म कर दिया। अब पारसी धर्म में भी कुछ सुधार किए गए थे, उसके लिए एक संस्था बनाई गई थी, सेवा सदन। इसको 1885 में बहराम जी एम मालावारी द्वारा स्थापित किया गया था और इसका काम था
महिला महिला पुनर्विवाह मतलब विधवाओं के पुनर्विवाह और महिला सशक्तिकरण के लिए यह संस्था काम करती है। एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है रहनुमाई मजदाया सनन, ठीक है, ये पारसी भाषा में है। तो रहनुमाई मजदाया सनन सभा, इसको 1851 में दादा भाई नौरोजी, जे बी बाचा, एस एस बंगाली और नारोजी खुर्दोन जी, ये 4 पारसियों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य था पारसी धर्म में जो कुछ अवांछित तत्व आ गए हैं उनको दूर करके पारसी धर्म को प्यूरिफाई करना और वैसा बनाना पारसी धर्म को जैसा इनके ओरिजिनल टेक्स्ट जैन अवेस्ता में पारसी धर्म के बारे में लिखा और बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो रहनुमाई मजदसान सभा है, इसने शिक्षा एजुकेशन टू प्रीस्ट यानी अपने लोगों को जैन अवेस्ता की शिक्षा देना, इसके अलावा पारसी धर्म के जो बच्चे हैं उनको आधुनिक शिक्षा वेस्टर्न शिक्षा देना, महिलाओं का जो पारसी धर्म की महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण करना, ये तमाम इनके उद्देश्य थे। जर्नल रहनुमाई मजदाए सनन सभा अपने विचारों को लोगों तक फैलाने के लिए 2 पत्रिका प्रकाशित करती थी। एक था जगत मित्र, इस पत्रिका को प्रकाशित करते थे एस एस बंगाली, और दूसरा था राष्ट्र गोफ्तार जिसका प्रकाशन करते थे दादा भाई नौरोजी, ठीक। इसके बाद हम आते हैं सिख रिफॉर्म मूवमेंट, सिख धर्म में सुधार आंदोलन। ये सब मैं आपको जो सिख धर्म पढ़ा रहा था तो पढ़ा दिया है। निरंकारी आंदोलन, ठीक है, निरंकारी आंदोलन शुरू किया गया जिसका वर्तमान में हेडक्वार्टर दिल्ली में है और दयाल सिंह द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य है सिख धर्म में आ गई बुराइयों जैसे मांस का त्याग करना, ठीक है, और भी जो बुराइयां सिख धर्म में समय के साथ आ गई थी दूसरे धर्म के एलिमेंट से उनको दूर करके और सिख धर्म को प्यूरिफाई करना। दूसरा नामधारी मूवमेंट या फूका मूवमेंट, ठीक है, ये इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूं। सिंह सभा 1873 में बनाई गई थी अमृतसर में बाय ठाकुर सिंह संतवाल और ज्ञान सिंह द्वारा इसको बनाया गया था। इन सबका उद्देश्य वही सिख धर्म में सुधार करना था। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, बाद में इसी से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था शिरोमणि अकाली दल, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। 1920 में ये उदासी पंथ के जो सिख गुरु थे उनके कब्जे में गुरुद्वारा आ गया था और उनका जो रीति रिवाज है वो हिंदुइज्म से ज्यादा मिलता था, तो उससे उन लोगों से गुरुद्वारा को मुक्त कराने के लिए आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ा। अब हम देखते हैं इंपैक्ट ऑफ सोशल रिलीजियस मूवमेंट। ये जो पारसियों में, सिखों में, हिंदू में, मुसलमानों में जो सामाजिक सुधार आंदोलन चला, इसने एक बहुत बड़ा और बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, क्योंकि किसी भी देश को राजनीतिक आजादी मिलने से पहले उसमें सामाजिक आजादी उसको मिलना, सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति मिलना बहुत जरूरी है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन भारत में चले, जो कि 19वीं सदी के प्रारंभ से शुरू होकर के और आजादी तक चलते रहे और आज भी चलते आ रहे हैं, उनका क्या महत्व हुआ। तो हम इसके 2 प्रकार से इंपैक्ट देखते हैं, तो पॉजिटिव इंपैक्ट और दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट। पॉजिटिव इंपैक्ट ये है अपलिफ्ट द सोशल माइंडसेट ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में रहने वाले लोगों के सोचने विचारने माइंडसेट को उसने थोड़ा सा डेवलप किया, अपलिफ्ट किया, और हम लोग जो एकदम भाग्यवादी हो गए थे, निराश्रित हो गए थे, ठीक है, निराशावान हो चुके थे, इन सारे नेगेटिविटी से ऊपर उठ करके इन सारे आंदोलनों ने हमारे अंदर एनर्जी भरी, हमको पॉजिटिविटी प्रोवाइड किया, हमको एक मार्ग प्रदान किया, हमको एक लक्ष्य प्रदान किया और हमको राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार करने का काम इस आंदोलन ने, जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, इसने किया, ठीक है। एडवोकेटेड अगेंस्ट सोशल इविल्स। उस समय जितनी सामाजिक बुराइयां थी उसके खिलाफ खुलेआम बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। इन आंदोलनों की भूमिका यह है, महत्व यह है कि इन्होंने खुलेआम उस समय की जो सामाजिक बुराइयां थी उनका तार्किक रूप से विरोध किया, ठीक है, एविडेंस के साथ विरोध किया, अंग्रेजी सरकार पर दबाव डाला, इन कानून बनाकर के इन बुराइयों को खत्म किया जाए, लोगों के माइंडसेट को चेंज किया, अनटचेबिलिटी जैसी जो कुरीति थी उसको दूर करने के लिए लोगों ने अपना एग्जाम्पल दिया। खुद ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते थे, उनके यहाँ खाना खाते थे। विधवा पुनर्विवाह के लिए कई सारे हमारे नेताओं ने खुद विधवाओं से पुनर्विवाह किया। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरणों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को इन्होंने दूर करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा सपोर्टेड सोशल सॉलिडारिटी, जात पात धर्म पंथ इन सब से ऊपर उठ करके एकता के भाव के साथ काम करना, ठीक है, धार्मिक उन्माद के साथ काम नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये तमाम सामाजिक सौहार्दता की भावना भी हमें सामाजिक सुधार आंदोलन से देखने को मिलती है। क्रिएटेड अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म और नेशनल कॉन्शियसनेस। इन आंदोलन ने, जिसमें स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज से स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने स्वराज की बात की, इन्होंने राष्ट्रवाद की बात की,
इन्होंने व्यक्ति को यह एहसास दिलाया कि हम गुलामी में हैं और गुलामी से अच्छा जीवन खुद का शासन होता है, चाहे वो कितना ही बेकार क्यों ना हो। इस प्रकार से एक राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर प्रेरित किया, हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास किया कि हम सब अपने विभेदों को भूल करके एक हो जाएं और एक सुंदर राष्ट्र बनाने के लिए जो विदेशी शक्ति हमारे ऊपर शासन कर रही है उसको यहां से मार निकालें। ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न व्यूज, उस समय जो पूरे यूरोप में और दुनिया में आधुनिक विचार आ रहे थे, स्वतंत्रता, समानता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, डेमोक्रेसी, रैशनलिज्म, ह्यूमन राइट्स, ये तमाम आधुनिक विचारों से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ये तमाम आधुनिक विचारों से इसी सामाजिक सुधार का आंदोलन करने वाले मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों ने भारतीय आम जनमानस को समझाया कि इसका महत्व क्या है, ये क्या है, और हम जो निराशावादी भाग्यवादी बने बैठे थे तो ये एहसास दिलाया गया कि ये भाग्य नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है भाग्य भी कमाया जाता है, भाग्य भी अपने आप नहीं आता। तो इतने ऊर्जावान वचनों से इन्होंने लोगों को प्रेरित करने का काम किया। इट कॉल्ड फॉर लेजिस्लेटिव मेजर्स टू रिमूव सोशल एविल्स, जहां इनको लगा कि ये सामाजिक बुराई बहुत भीतर तक घुसी हुई है और इसको केवल हमारे प्रयास से खत्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए कानून बनना जरूरी है। तो उन्होंने अंग्रेजों को फोर्स किया कि कानून बनाइए, और उसके चलते अंग्रेजों ने कई कानून बना करके भारत की कई सामाजिक बुराइयों को दूर किया। एक उदाहरण मैंने लिखा है, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1794 और फिर आया 1804, 2 कानून आए थे लगातार, मतलब 10 साल बाद, और इस कानून में जो कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फीटिसाइड किया जाता था, उसको बैन किया गया। इवन बैन बस नहीं किया गया, बल्कि कन्या भ्रूण हत्या को मर्डर की संज्ञा दी गई, और जो ऐसा करेगा उसको मर्डर के बराबर सजा दिया जाएगा। तो इससे कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई भारत में जो थी वो खत्म हुई। बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय राजा राम मोहन राय के प्रयास से यह कानून बना था, जिसमें सती प्रथा को इलीगल घोषित किया गया था। विडो रीमैरिज एक्ट 1856, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में बना था और लॉर्ड कैनिंग के समय में कानून के रूप में सामने आया था। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861, जिसके माध्यम से भारतीयों को भी सिविल सेवा में बैठने की इजाजत दी गई। नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट 1872, जिसमें जो बहुपत्नी, एक से ज्यादा विवाह करते हैं पुरुष लोग, एक से ज्यादा पत्नी रखते हैं, उसको प्रतिबंधित किया गया, और मैरिज के लिए जो लड़कियों की मैरिज का एज था उसको 14 साल फिक्स किया गया। 14 साल से कम की बच्चियों का विवाह नहीं किया जाएगा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इस एक्ट में चाइल्ड मैरिज को प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि बाल गंगाधर तिलक ने और जो उग्रवादी नेता थे लाल बाल पाल, उन्होंने इस कानून का विरोध किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ये बिल बन गया था अल्टीमेटली। द राइट द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, या जिसको शारदा एक्ट भी कहते हैं, 1929 में आया। इसमें शादी के लिए लड़कों की एज मिनिमम 18 साल और लड़कियों के लिए 15 साल तय किया गया था, ठीक है। और भी ऐसे कई सामाजिक कानून बने जिसके माध्यम से नरबली प्रथा को खत्म किया गया, दहेज प्रथा को खत्म किया गया। ऐसे तमाम उपाय अंग्रेजों द्वारा किए, लेकिन अंग्रेजों द्वारा ये अपने मन से नहीं किए गए। इसमें हमारे जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और उसके आंदोलनकारी थे, उसके प्रणेता थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को यह सुधार करने के लिए फोर्स किया। इट कॉजेस ग्रोथ ऑफ इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास, इससे पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का भारत में उदय हुआ, और यही मध्यम वर्ग आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी करेगा। विमेन, दलित एंड डिप्रेस्ड क्लास एम्पावरमेंट, महिलाओं, दलितों, दबे कुचले लोगों का सशक्तिकरण हुआ, क्योंकि दलितों के सपोर्ट में भी बहुत सारे आंदोलन चले, महिलाओं के सपोर्ट में भी आंदोलन चले, और जो समाज के बिल्कुल निचले तबके, गरीब तबके के लोग थे, अछूत टाइप के लोग थे, उनके लिए भी आंदोलन चले। और उनको बाद में इसी का परिणाम होगा कि सामाजिक महात्मा गांधी उसको भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सभी को साथ में लेकर के चलते हैं, महिलाओं को भी, अछूतों को भी, दबे कुचले लोगों को भी, आम आदमी को भी, व्यापारी को भी, किसान को भी। तो ये सोच बदलने का काम इस आंदोलन ने किया था, जिसका फिर फायदा महात्मा गांधी आगे चल करके उठाएंगे। एंडिंग सुपरस्टिशन, जो समाज में अंधविश्वास और कुरीतियां फैली हुई थी, उनको खत्म करने में इनका योगदान था। पूरी तरीके से खत्म तो नहीं कर पाया, क्योंकि अभी भी नहीं खत्म हो पाई है उन कुरीतियों और अंधविश्वासों का अंत, लेकिन काफी हद तक इन्होंने व्यक्ति को रैशनलिज्म को प्रमोट करके व्यक्ति को तार्किक बनाने का प्रयास किया। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न साइंस एंड एजुकेशन, आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन तमाम चीजों का समर्थन किया था हमारे सुधारवादी लोगों ने।
ठीक है। तो इससे भारतीय समाज में नवोन्मेष, इनोवेशन की प्रेरणा जो है वो आती है। रिवाइव्ड एंड प्यूरिफाइड वेरियस रिलीजन्स, हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख हो, या पारसी धर्म हो, सभी धर्मों में अपने पास्ट से जो अच्छी चीजें थी उनको वापस लाया, जो लोग भूल चुके थे, और देश दुनिया से जो नई चीजें आ रही थी उनको शामिल किया, यानी उनको रिवाइव्ड भी किया, प्यूरिफाइड भी किया, यानी रिवाइव भी किया और रिफॉर्म भी किया, ठीक है। क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ सर्विस एंड सैक्रिफाइस, आम आदमी के मन में देश के लिए निछावर हो जाने के लिए, देश की सेवा करने की भावना जो है इस सामाजिक आंदोलन ने लोगों के मन में भर दिया। ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, प्रेस, लिटरेचर इत्यादि, ठीक है। अब जगह जगह के समाज सुधार आंदोलन थे, कुछ पारसी थे, कुछ मुसलमान थे, कुछ हिंदू थे, हिंदू में कोई बंगाल के, कोई पंजाब के, कोई मद्रास के, तो इससे कई भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं छापी गई, पैम्पलेट छापे गए, किताबें छापी गई, इससे उन कई भाषाओं का विकास हुआ, प्रेस का विकास हुआ, भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ। ट्रांसलेशन, इस दौरान बहुत सारे भारतीय भाषाओं के ग्रंथों का अंग्रेजी में, अंग्रेजी ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में, हिंदी का उर्दू में, उर्दू का हिंदी में, संस्कृत का अंग्रेजी में, अंग्रेजी का संस्कृत में बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन हुआ। इस ट्रांसलेशन के कारण हमारे बारे में अंग्रेज जान पाए, अंग्रेजों के बारे में हम जान पाए, हिंदुओं के बारे में मुसलमान जान पाए, मुसलमानों के बारे में हिंदू जान पाए, एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे के रीति रिवाज को और अच्छी तरीके से समझने में, अवेयरनेस फैलाने में जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन ट्रांसलेशन के माध्यम से हमको मिलती है। सेट अप फाउंडेशन फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट, सामाजिक सुधार आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से कांग्रेस शुरू करेगी उसके लिए नींव रख दिया, क्योंकि कोई भी आंदोलन बिना जनता के सहयोग से, जनता के पार्टिसिपेशन से, मास सपोर्ट से नहीं चलता। और भारत में उस समय बहुसंख्यक जनता कौन थी? ये छूत अछूत, दलित, गरीब, महिला, चंद मुट्ठी भर लोग जो पढ़े लिखे लोग थे वो सामाजिक आंदोलन नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो आंदोलन के लिए लोगों को तैयार करने, उसकी पृष्ठभूमि बनाने का काम इस आंदोलन ने किया एंड इंस्पायर्ड इट्स लीडर। और हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट जब स्टार्ट होगा तो उसके जो लीडर है उनको भी इंस्पायर किया, उनको भी एक लक्ष्य प्रदान किया, उनको भी एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया कि किस तरीके से आंदोलन करना है, किस तरीके से लोगों को साथ लेके चलना है। प्रोवाइडेड मैसेज ऑफ यूनिवर्सैलिटी ऑफ रिलीजन, इसने कई धर्मों के बीच में एक मत लाने की बात की। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस प्रकार से विभिन्न नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलती हैं लेकिन अल्टीमेटली जाके वो समुद्र में मिलती हैं, ऐसे ही हमारे विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न रीति रिवाज हैं जो निकलते अलग अलग जगह से लेकिन एक दिन जाकर के मिलना एक है। यानी सबका जो डेस्टिनेशन है, चाहे सारे धर्म का, वो एक ही डेस्टिनेशन है। इसलिए धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा, मतभेद नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, भारत में शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, रीति रिवाज, पेंटिंग और भी बहुत सारी जो कल्चर के एस्पेक्ट होते हैं, रहन सहन, खान पान, उन सब में काफी हद तक समाज में, भारतीय समाज में सुधार आया। शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षा के आने से स्वास्थ्य की स्थिति सुधरी और ओवरऑल हमारे समाज में जो अनेक प्रकार के बैकवर्डनेस था वो खत्म हुआ। एक स्टैग्नेशन था, ठहराव था, वो खत्म हुआ। एक निराशा था, वो खत्म हुआ और हम आशावादी बने। भाग्यवादी को छोड़ करके कर्मवादी बनने का प्रेरणा हमें इस आंदोलन से मिलती है। तो बहुत बड़ा महत्व इन सामाजिक सुधार आंदोलनों का है और ये केवल एक धर्म के लिए नहीं, ये सभी धर्मों में किया गया और सभी धर्म के सुधार आंदोलनों द्वारा अपने अपने अनुयायियों को मोटिवेट किया गया और सभी धर्मों के बीच में एकता और यूनिटी की बात कही गई। अब इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे, नेगेटिव इंपैक्ट या एस्पेक्ट, ठीक है। पहला था नॉट ऑफ ऑल इंडिया कैरेक्टर। ये सामाजिक सुधार आंदोलन भारत के पूरे भाग में नहीं था, ठीक है। खास करके ये वहीं पर चला जहां पर अंग्रेजी शासन था। जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे वहां तो इसकी हवा भी नहीं लग पाई, ठीक है। और वो भी सबसे ज्यादा ये सुधार आंदोलन कहां चला? सबसे ज्यादा बंगाल में, दूसरे नंबर बंबई में, तीसरे नंबर पंजाब में और चौथे नंबर मद्रास में। ये क्रोनोलॉजी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। बाकी पूरे भारत में ये नहीं फैल पाया, इसकी एक ये कमी है। लिमिटेड अप टू एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब चूंकि ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे इसमें कुछ इंटेलेक्चुअल बातें भी होती थी, जो भी एकदम जमीन से जुड़े हुए लोग थे, एकदम बैकवर्ड लोग थे, उनको ये बातें समझ में भी नहीं आती थी, ठीक है। तो इसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ा है आम लोगों तक, लेकिन शुरू में
केवल इसको पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग ही समझ पाए थे और इन्हीं लोगों का सपोर्ट और समर्थन मिला है। हम देखे भी हैं कि कई जो समाज सुधार आंदोलन चले हैं उन्हीं के मेंबर उस सुधार का विरोध करते हैं, उन्हीं के समाज के लोग उनका विरोध करते हैं। ठीक है, उसका रीजन यही है कि इसका जो अगला पॉइंट जो है कि इसका जो सोशल बेस है, नैरो सोशल बेस, इसका सामाजिक आधार बहुत सीमित था, यानी समाज के हर वर्ग के लोगों का समर्थन इन सुधारों को नहीं था। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स, इसके अलावा ये जो आंदोलन चला इनमें से बहुत सारे आंदोलन कट्टरवादी थे, ऑर्थोडॉक्स थे, जिसको पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग सपोर्ट नहीं करते थे, उनको केवल कुछ लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग या जो एकदम कट्टरपंथी लोग थे वही सपोर्ट करते थे। ठीक है, राइज ऑफ कम्युनलिज्म, इसके अलावा इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इत्यादि के बीच में थोड़ा सा तनाव भी पैदा हुआ और यहीं से भारत में जो है अंग्रेजों की मदद से संप्रदायवाद कम्युनिज्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, वो हिंदुइज्म की बात करते थे, बीडी सावरकर हिंदुइज्म की बात करते थे, हिंदू महासभा, उसी प्रकार जो वहाबी मूवमेंट है और अलीगढ़ मूवमेंट है, इस प्रकार के देवबंद मूवमेंट है, तो ये इस्लाम की बात करते थे। तो फिर इनके बीच में थोड़ी सी दूरी आनी भी तय हुई, जो है शुरू हुई। लेकिन ये एक अलग बात है कि इन सब के बावजूद जो धर्मों में एकता होनी चाहिए थी वो कम से कम लगभग 1942 तक तो था। ठीक है, और फिर 1947 में आजादी के बाद से फिर ये चीजें थोड़ी सी बिगड़नी शुरू हुई। खैर, अगला जो हम देखते हैं, एम्फेसिस मोर ऑन रिलीजन लेस ऑन सोशल, ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था, लेकिन इसमें सोशल एलिमेंट पर कम ध्यान दिया गया और रिलीजियस मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, और विवेकानंद ने कहा है कि धर्म खाली पेट वाले व्यक्ति के लिए कोई काम करें, सबसे पहले लोगों का इकोनॉमिक वेलबींग होना, सोशल वेलबींग होना जरूरी है, तब जाकर के रिलीजियस अपलिफ्टमेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो धर्म पे ज्यादा बल दिया गया, धार्मिक तत्वों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, सामाजिक पर कम दिया गया। लैक ऑफ यूनिटी, इसके अलावा विभिन्न धर्म अपने अपने में सीमित रहे, हिंदू को मुसलमान ने, मुसलमान को हिंदू ने, हिंदू को क्रिश्चियन ने, इस प्रकार से एक यूनिटी जो एक नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ अगर ये आंदोलन चलता तो शायद और ज्यादा सक्सेसफुल होता। खैर, लेकिन ये 7 महत्वपूर्ण इनकी कमियां हैं। ठीक है, अब कुछ जगह बचा हुआ है तो हम लोग देखते हैं क्वेट्स, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कथन देखते हैं। अ कंट्री वेयर मिलियंस हैव नथिंग टू ईट एंड वेयर few thousand holy men and brahmins suck the blood of poor and do nothing at all for them is not a country but a living hell। उस समय जो भारत की दयनीय स्थिति थी, उस दयनीय स्थिति पर स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि एक ऐसा देश भारत जहां पर लाखों की संख्या में लोग भूखे पेट हैं, वहां पर कुछ मुट्ठी भर लोग, ब्राह्मण्स, समाज के फ्यूडल जमींदार, ये लोग उन गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं। क्या ये एक देश है? उन्होंने कहा नहीं, ये देश नहीं है, ये एक जीवंत नर्क है, ये एक जीवित नर्क है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो समाज में ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं, फ्यूडल वर्ग के लोग हैं, इनको लाखों दैनिक लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ये उनके लिए केवल नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उनके लिए करते कुछ नहीं है। ठीक, तो एक प्रकार से ये जो ब्राह्मणवाद था, पुरोहितवाद था, जमींदारवाद था, फ्यूडलिज्म था, उसका इस स्टेटमेंट के द्वारा विरोध किया है स्वामी विवेकानंद ने। इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे हायर क्लास के लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, इस देश का भला आम आदमी ही करेगा, कॉमन पीपल ही इस देश का भला करेगा। क्योंकि पढ़े लिखे लोग मुट्ठी भर हैं, वो ज्ञान तो खूब बघाड़ते हैं, लेकिन रियल में वो समाज के लिए, उन प्रताड़ित लोगों के लिए करते कुछ नहीं। ठीक है, अगला एक स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का, आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में दुनिया में जितने धर्म हैं उन सभी धर्मों की हवाएं चलें, अर्थात मैं दुनिया के सभी धर्मों से प्रभावित हूं, उनको पढ़ूं, उनको जानूं, उनको समझूं, किसी के मन में मेरे लिए कोई घृणा ना हो। बट आई रिफ्यूज टू बी ब्लोन ऑफ माई फीट बाय एनी, किंतु मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरा पैर पकड़ के मुझे उड़ा दे। आई रिफ्यूज टू लिव इन अदर पीपल्स हाउस एज एन इंटरलोपर, अ बैगर और अ स्लेव। मैं अपने घर में रह करके दुनिया की सभी धर्मों की हवाओं को महसूस करना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी दूसरे के घर में जाकर
वहां पर एक दास की तरह, एक अपने धर्म से हटाए हुए व्यक्ति की तरह रहना नहीं चाहता। माने कुल मिला के यहां गांधी जी का मतलब यह है कि मैं हिंदू होते हुए भी बाकी सभी धर्मों का मान करता हूं, सम्मान करता हूं, सभी धर्मों को जानता हूं, समझता हूं, और मैं ऐसा पूरी दुनिया के लोगों के साथ चाहता हूं। ठीक, लेकिन अपना धर्म छोड़ के मैं किसी दूसरे धर्म में चला जाऊं तो भी उससे क्या होगा कि मैं केवल उसी धर्म को जान समझ पाऊंगा, सभी धर्मों को नहीं। तो इस पूरे स्टेटमेंट में गांधी जी के पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म की समझ विकसित होती है। When a nation becomes devoid of arts and learning, it invites poverty. जब एक देश अपने यहाँ की कला, संस्कृति और सीखने की जो आशा है उसको छोड़ देता है, तब वह देश गरीब हो जाता है। And when poverty comes, और जब गरीबी आती है, it brings in its back thousands of crimes. तो ये अपने साथ हजारों हजार अपराध और गुनाह साथ लेकर के आती है। ऐसा सर सैयद अहमद खान का ऐसा कथन है। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश को अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपने सीखने की जो जिज्ञासा है उसको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। So long as you do not achieve social liberty, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, सामाजिक स्वतंत्रता माने ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेदभाव से जब तक हमारा समाज मुक्त नहीं हो जाता, whatever freedom is provided by the law, कानून बना करके कोई भी आजादी, स्वतंत्रता हमको दे दी जाए, it is no avail to you, हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सामाजिक आजादी हमको चाहिए, ये अंबेडकर का स्टेटमेंट है। लाइफ इज ऑल अबाउट अ कार्ड गेम, जीवन ताश के पत्तों की तरह है। चूजिंग द राइट कार्ड इज नॉट इन अवर हैंड। वो तो 3 पत्ती और खेलते हैं तो कौन सा पत्ता हम देख के तो चुनते नहीं है, हम तो उसका पीछे वाला हिस्सा देख करके ले लेते हैं। तो सही पत्ता चुनना हमारे हाथ में नहीं है। चूजिंग द राइट कार्ड इज नॉट इन अवर हैंड, बट प्लेइंग वेल विद द कार्ड्स इन हैंड डिटरमाइंस अवर सक्सेस। लेकिन जो पत्ते हमारे हाथ में हैं उसी से बेहतर खेल दिखाना हमारे सफलता को निश्चित करता है। बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। यानी जो परिस्थिति हमारे हाथ में, हमारे बस में नहीं है, उसकी चिंता, उसकी फिक्र मत करो। जो चीज हमारे हाथ में है उसी का बेहतर से बेहतर प्रयोग करके सफलता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यहां बैठे बैठे सोच रहे होते काश मैं दिल्ली में बैठ के इसकी तैयारी कर रहा होता तो सक्सेस हो गया होता। ठीक है, ये गलत बात है। आप वर्तमान में जहां हैं, वर्तमान में आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, आप उसी से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कीजिए। ये संकेत हमें देते हैं बाल गंगाधर तिलक। लाइफ शुड बी ग्रेट rather than long। बी आर अम्बेडकर का कहना है कि जीवन लंबी नहीं महान होना चाहिए। छोटा जीवन हो लेकिन आप महान कार्य कर जाएं, कोई महान अचीवमेंट कर जाएं, समाज के लिए कुछ बेहतर कर जाएं, मानवता के लिए कुछ बेहतर कर जाएं, वही जीवन महान होता है। ठीक है, 100 साल जिए, जिंदगी में कुछ ना कर पाए, ऐसा जीवन कोई काम करे। The greatest musical instrument given to us is the voice। दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं सबसे सुंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र यदि कोई है तो वो मनुष्य की आवाज है। यदि यही छिन जाए और दुनिया के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हो तो हम अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, कि बिकॉज ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है यानी मानव की जो आवाज है, ये मानव की आत्माभिव्यक्ति, मनुष्य की अभिव्यक्ति का साधन होता है। It is easy to talk on religion but difficult to practice it। धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर लेना आसान है लेकिन उस पर चलना कठिन होता है, ऐसा कहते हैं रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, नॉट इंगेजिंग इन इग्नोरेंस इज द विजडम। बोधिसत्व, बुद्धिस्ट मॉन्क है बोधिसत्व, वो कहते हैं अज्ञानता से दूर रहना ही ज्ञान है। इग्नोरेंस जहां है उसके साथ इंगेज मत हो अपने आप को। ठीक है, वही आपका विजडम है। ठीक, बी काइंड वॉट एवर इट इज पॉसिबल। ठीक है, यानी जब कभी भी संभव हो काइंड बनने की कोशिश करो, दयालु बनने की कोशिश करो, उदार बनने की कोशिश करो। अगली लाइन में कहते हैं इट इज ऑलवेज पॉसिबल, और ऐसा करना हमेशा संभव है। ठीक है, तो पहले स्टेट में कहते हैं जब कभी संभव हो उदार रहो, अगले बात में कहते हैं यह सदैव संभव है। यानी कुल मिला के उदार रहना मनुष्य के हाथ में है लेकिन हम क्रूएल बन जाते हैं। दलाई लामा का स्टेटमेंट है, अंतिम स्टेटमेंट, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। स्वामी विवेकानंद, शिक्षा व्यक्ति के अंदर जो परफेक्शन है उसका अभिव्यक्ति है। यानी विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट रिप्रेजेंट आवरसेल्फ। ठीक है, इस
प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, अगले उसमें हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन से सामाजिक सुधार आंदोलन रिफॉर्मिस्ट थे और कौन से रिवाइवलिस्ट थे, और इसके बाद हमारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारा शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।